और ये आगे जाएगी, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग। उसके बाद जो दूसरा फेज होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक की मीनिंग ये है, जैसे करें, जैसे ये एक सीलियम है, जैसे इसने पावर स्ट्रोक लगाया तो यकीनन इससे सेम उसी पोजीशन पे जाएगा, तो उसे हम कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। देन दोबारा से वही सेम पावर स्ट्रोक, देन रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। इस तरह से सीलिया ग्रुप की सूरत में बीट करेंगे अल्टरनेट पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक के जरिए। जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशंस भी इसको देख सकते हैं कि व्हाट इज पावर स्ट्रोक एंड व्हाट इज रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को इफेक्टिव स्ट्रोक भी कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। जैसे ये इफेक्टिव, दैट इज द पावर स्ट्रोक है, तो वाटर को जिस तरह से एक डायरेक्शन में प्रोपेल करते हैं, और सीलिया की और पैरामीशियम की जो मूवमेंट होगी वो दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट होगी। ऐसे जिस तरह और बॉडी फॉरवर्ड जाती है इस डायरेक्शन में। तो पावर स्ट्रोक क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पावर स्ट्रोक सीलिया बेंड एंड बीट अगेंस्ट द वाटर। सीलिया किसकी अगेंस्ट बीट करेंगे? अगेंस्ट द वाटर। वाटर को देन क्या करेंगे? वाटर को बैकवर्ड सेंडिंग वाटर बैकवर्ड, और बॉडी जो है फॉरवर्ड जाएगी। वाटर को बैकवर्ड सेंड करेंगे और बॉडी को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। उसके बाद जैसे रिकवरी स्ट्रोक होती है, रिकवरी स्ट्रोक बिल्कुल इसके अपोजिट। सीलिया कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जहां से जैसे ये सीलिया जिससे पावर स्ट्रोक लगाया था, अब ये सीलिया वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। देन बैकवर्ड मूवमेंट्स विदाउट रेजिस्टेंस। जाहिर है, जैसे हमने स्विमर का, जैसे बार बार हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे स्विमर वाटर को बैकवर्ड बीट करता है तो वहां पे रेजिस्टेंस होती है। देन दोबारा से जैसे पावर स्ट्रोक होता है तो फिर से रेजिस्टेंस होती है। इस तरह अल्टरनेट पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक की मदद से सीलिया की जो है बीटिंग होती है और पैरामेशियम जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो टेक्स्ट बुक के हवाले से इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले पैरामेशियम के अंदर जैसे लोकोमोशन किसके जरिए होती है? यू नो वेरी वेल, सीलिया के जरिए होती है। और सीलिया क्या है? थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तो सुडोपोडिया थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, जस्ट एक्सटेंशन है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सीलिया के जरिए जो लोकोमोशन होती है उसे हम कहेंगे सीलियरी लोकोमोशन। सीलिया के जरिए, जैसे आपने अमीबा के अंदर जो लोकोमोशन होती है उसे हमें अमीबॉइड लोकोमोशन कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट्स कहते हैं। सीलिया के जरिए सीलियरी मूवमेंट। किस तरह से लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अल्टरनेट पावर एंड रिकवरी। पावर स्ट्रोक में बैकवर्ड पावर स्ट्रोक होता है, हंड्रेड्स ऑफ दिस सीलिया पुश द बॉडी फॉरवर्ड। जब भी पावर स्ट्रोक लगता है तो काफी सारे सीलिया मिल के बैकवर्ड बीट करते हैं, और इसकी वजह से पैरामीशियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, पावर स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद जिससे पैरामीशियम के बाद नेक्स्ट हम ऑर्गेनिज्म में आएंगे। यकीनन जो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूग्लिना ही है। और यूग्लिना को जिस तरह से आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है, इस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन का नेम होता है फ्लैजिला, फ्लैजिलम सिंगुलर, फ्लैजिला प्लूरल होता है। तो अब इसमें जो है थ्रेड, जैसे अगर हम पैरामेशियम के सीलिया और इसको कंपेयर करें तो ऐसे जो है फ्यू थ्रेड्स होते हैं, वन और फ्यू थ्रेड्स होते हैं, और ये लॉन्ग थ्रेड होता है। इसके कंपेरेटिवली अगर सीलिया को देखा जाए, सीलिया जो है मैनी थे, सीलिया की तादाद बहुत ज्यादा थी और सीलिया शार्ट थे। इस वजह से सीलिया की जो बीटिंग थी वो ग्रुप्स की सूरत में थी, काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ सीलिया मिलके बीट कर रहे थे। पर यहाँ पे जैसे आपको पता है एक सिंगल थ्रेड है, उसकी साइज भी जो है तकरीबन जैसे यूग्लिना के बराबर होती है इतनी साइज। तो ये इसमें अगर बीटिंग होगी तो यकीनन जैसे ये प्रोपेल कर सकता है इस यूग्लिना को। तो ऐसी मूवमेंट्स जो फ्लैजिला के जरिए होते हैं उससे हम कहेंगे फ्लैजिलरी मूवमेंट्स, क्योंकि जैसे वही पैटर्न सेम है पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। जब बट इसके अंदर ये होगा कि एक राइट साइड पावर स्ट्रोक होगा, अगेन नेक्स्ट टाइम जो लेफ्ट साइड पे पावर स्ट्रोक होगा। तो हमारी बुक के अंदर तस्वीर भी है, उसमें भी अगर आप देखेंगे राइट साइड पावर स्ट्रोक, लेफ्ट साइड पावर स्ट्रोक, राइट साइड पावर स्ट्रोक, देन रिकवरी स्ट्रोक, देन लेफ्ट साइड पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। लेफ्ट एंड राइट साइड के अल्टरनेटिवली पावर और रिकवरी स्ट्रोक होते जाएंगे। वही सेम पैटर्न है जो पैरामेशियम में पढ़ा था।
पर ये होगा लेफ्ट एंड राइट साइड पे होगा। और यूग्लिना जैसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, यूग्लिना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। सेम वही पॉइंट्स हैं, जैसे मूवमेंट्स को हम कहेंगे फ्लैजिलरी मूवमेंट्स। डिफरेंस हमारे बुक में बताया गया है कि सीलिया और फ्लैजिला का क्या डिफरेंस होता है। सीलिया मेनी तादाद होती है, शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं और ग्रुप्स में बीट करते हैं, पर फ्लैजिला वन आर फ्यू होता है और जो बीट करता है लाइक विप लाइक फैशन। जैसे विप एक जैसे घोड़े को जैसे मारने के लिए जो थ्रेड होता है उससे हम कहते हैं विप कहते हैं, जैसे उसको बीट करते हैं तो उसके अंदर इस तरह से वेव ऑफ जैसे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। तो पर वो वाली पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक, किस तरह से पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक, जैसे यूग्लिना, और यूग्लिना का ये जो थ्रेड है दैट इज कॉल्ड एज, इस थ्रेड का नेम है फ्लैजिला। तो इसमें जैसे फ्लैजिलम जैसे उसमें पावर स्ट्रोक अल्टरनेट विप लाइक, ये जो फैशन है इसे हम कहते हैं विप लाइक फैशन है। विप लाइक फैशन या पैटर्न के अंदर पावर स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक अल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट साइड पे इस तरह से मूवमेंट्स होती है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो इस वजह से हमारे बुक के अंदर भी आप यही सेम तस्वीर देखेंगे, पर इस तस्वीर को आप ऐसे टर्न करेंगे तो आपको वही सेम जैसी नजर आएगी। अल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट साइड पे तो यूग्लिना जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। उसका रीजन जो है यकीनन जैसे ये एक फ्लैजिलम है, इसकी जो है पावर और रिकवरी स्ट्रोक को अल्टरनेट राइट एंड लेफ्ट साइड से, तो ऐसी मूवमेंट्स होती है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। लोकोमोशन इन जेलीफिश के हवाले से, तो जेलीफिश आपको पता है फाइलम नाइडेरिया, जेलीफिश का जो ताल्लुक है फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक है। और नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा ये पढ़ना याद करना भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फाइला भी पढ़ते हैं, उनकी फीचर्स को भी देखते हैं। तो नंबर 1 फाइलम जैसे है पोरीफेरा, उसकी कोई भी हमने एग्जाम्पल उसका नहीं लिया है। पोरीफेरा का क्यों नहीं एग्जाम्पल लिया, वाई स्टार्ट जो हम, बिकॉज इनके एडल्ट जो है सिसाइल होते हैं, लार्वा उनका मोटाइल होता है, एडल्ट सिसाइल होते हैं। लार्वा मोटाइल होता है, एडल्ट सिसाइल होते हैं या सीडेंट्री होते हैं। इस वजह से फाइलम नंबर 2 जो नाइडेरिया उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है। और नाइडेरिया के अंदर अगेन 2 किस्म के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक बॉडी फॉर्म होता है जिसे पोलिप कहते हैं, दूसरा फॉर्म होता है मेड्यूजा होता है। पोलिप जो सिलेंड्रिकल होता है और सिसाइल होता है, मेड्यूजा होता है वो अम्ब्रेला शेप उनकी बॉडी होती है, जिसका एग्जाम्पल जैसे जेलीफिश होता है। और इसके अंदर जो है ये फ्री स्विमिंग जो है फॉर्म होता है। मेड्यूजा इज फ्री स्विमिंग फॉर्म, पोलिप इज सिसाइल फॉर्म। तो इसी वजह से जेलीफिश का एग्जाम्पल लिया गया है। पर आपको जैसे बेसिक प्लेन या स्ट्रक्चर के हवाले से पता है कि ये जितने भी नाइडेरियंस होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नाइडेरियंस होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक की मीनिंग होती है जिसमें 2 जर्म लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म होता है और दूसरा होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जैसे ये एक एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म। और इसके अलावा दे हैव ओनली वन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड माउथ, ओनली एक ही ओपनिंग है। जैसे हाइड्रा को अगर आप ऐसे जैसे माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड होते हैं, तो इसी तरह से जो है इसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। माउथ के जरिए वाटर की एंट्री होती रहती है, वाटर इसके अंदर दाखिल होता है। और ये कैविटी जो होती है इसका नेम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का एक और भी नेम है सिलेंट्रोन भी कहते हैं। इसी तरह से जो एक्टो और एंडोडर्म है इनके दरमियान जैसे मसल फाइबर्स के भी जैसे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स आर देयर, मसल फाइबर्स आर देयर। तो जब भी वाटर इनकी बॉडी के अंदर जाएगा यकीनन तो इस बॉडी के हवाले से इसमें एक्सपेंशन होगी, बॉडी की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पानी से भर जाएगी तो यकीनन इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगी वाइड होगा, वाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि जैसे ही इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल फाइबर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यकीनन प्रेशर किस पे आएगा, उसका फोर्स किस पे आएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पे। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वाटर जो है इस माउथ के जरिए डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और ये जो इसकी बॉडी है जिसे बैल कहते हैं वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी जो मूवमेंट होगी वाटर डाउनवर्ड नीचे की तरफ। और जेलीफिश
अपवर्ड जैसे स्विम और फ्लोट करेगी, स्विमिंग होगी या फ्लोटिंग होगी, और जर्क्स की सूरत में फ्लोट करेगी। तो इस वाटर के जो माउथ के जरिए जो बाहर आने का जो अमल होता है उसे कहते हैं जेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जेट। जेट की मीनिंग होती है तेज धार से पानी जो बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज जेट। और ये उसके बदले में क्या हुआ, बदले में इसको जो है एक धक्का लगा है। प्रोपल्शन मेथड ऑफ लोकोमोशन जेलीफिश के अंदर ऑब्जर्व हुआ है। जेट प्रोपल्शन मेथड ऑफ लोकोमोशन किस तरह से में कॉन्ट्रैक्ट है जेलीफिश के अंदर, कौन सा मेथड ऑफ लोकोमोशन है, जेट प्रोपल्शन मेथड ऑफ लोकोमोशन है। जेट प्रोपल्शन मेथड ऑफ लोकोमोशन है। जेट प्रोपल्शन किस तरह से, जैसे हमारे एसटीबी बुक के हवाले से अगर आप देखें तो जेलीफिश अम्ब्रेला शेप बॉडी है, यू नो वेरी वेल। अम्ब्रेला शेप बॉडी अभी हमने देखा कैसे स्विम करती है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इट्स मसल सेल। मसल सेल कहाँ पे होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मसल सेल्स होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, वाटर पावरफुली जो है माउथ के जरिए बाहर आएगा। रिजल्ट में क्या होगी, एक जेट क्रिएट होगा, जेट प्रोपल्शन इफेक्ट क्रिएट होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला। इस तरह से क्या होगा, जेलीफिश मूव्स इन जर्क्स की सूरत में अगेंस्ट या अपोजिट टू द वाटर जो माउथ के जरिए बाहर निकला था, और उसके अगेंस्ट जो है उसमें प्रोपल्शन और धक्का लगेगा, और जेलीफिश के अंदर जैसे स्विमिंग टाइप की या फ्लोटिंग टाइप की मूवमेंट होती है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ये एरोस हैं, जैसे एरोस शो कर रहे हैं कि वाटर बॉडी के अंदर आया है, और ये बैल जो है इसकी जो है साइज में एक्सटेंशन हुई है। उसके बाद जैसे मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो ये साइज कम हुई है, तो रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था, वाटर जो है फोर्सफुली बाहर आया, और इसको जो एक थ्रस्ट धक्का प्रोपेल मिला है, प्रोपल्शन हुई है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन इफेक्ट। जेट प्रोपल्शन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज जेट प्रोपल्शन इफेक्ट। वाटर जो माउथ के जरिए जैसे बाहर आया है, और उसको एक बैल को जैसे एक धक्का लगा है, प्रोपल्शन हुई है, जेट प्रोपल्शन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे लोकोमोशन इन अर्थवर्म, जो हमने इससे पहले भी जब एंडोस्केलेटन जब हमने डिस्कस किया था तब भी हम डिस्कस किया था। तो अर्थवर्म के हवाले से हमें पता है कि इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है माउथ से लेकर एनस तक, और बाहर जो है बॉडी वाल होती है, बॉडी वाल के अंदर मसल्स हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वाल के दरमियान जो गैप या स्पेस होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जो फ्लूइड फिल्ड है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो फ्लूइड फिल्ड है, ये टॉपिक हमने बहुत ही ज्यादा बार, जैसे एक दो बार जैसे पहले पढ़ा है, रिपीटेडली मेनी टाइम डिस्कस किया जब हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को देख रहे थे। तो ये सारा जो फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, के दरमियान मौजूद है गट और बॉडी वाल के दरमियान। जैसे ये बॉडी वाल है, बॉडी वाल और गट के दरमियान जो मौजूद है, अगर बॉडी वाल को देखा जाए तो उसके अंदर क्या है, बॉडी वाल के अंदर दो किस्म की मसल्स हैं। एक मसल्स है जिनका नेम है सर्कुलर मसल्स, और दूसरी मसल्स है उनके ग्रुप का जैसे नेम है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इसी तरह से अर्थवर्म की जैसे बॉडी आपको पता है फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक है, तो यकीनन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंटेड बॉडी है, और हर सेगमेंट के अंदर थोड़े से ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम कहते हैं सीटी और कीटी। सीटा सिंगुलर है, कीटा भी सिंगुलर, ई ऐड करने से प्लूरल होता है। तो ऐसे ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम कहते हैं सीटी और कीटी कहते हैं। जैसे ये मसल्स का रोल यही होता है, जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के अंदर भी कंपेयर इसको किया गया एग्जाम्पल को, जैसे एक बलून फिल्ड विद वाटर, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो फ्लूइड एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। जिस पार्ट बलून के पार्ट को आप जैसे प्रेस कर रहे हैं, यकीनन उसके अंदर क्या होगा, उस पार्ट के अंदर इलांगेशन होगी, इलांगेशन और लेंथनिंग होगी, वो पार्ट लेंथन हो जाएगा। तो वो किसका रोल या फंक्शन होगा, वो सर्कुलर मसल का होगा। उसके बाद उसी सेक्शन के अंदर जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बॉडी बिकम शॉर्ट एंड थिक। दो क्वेश्चन थे, आपने नोट किए थे और याद भी किए थे, पर टेस्ट में नहीं आए बिकॉज स्केलेटन का पोर्शन ज्यादा था, तो हमने क्वेश्चन ज्यादा स्केलेटन में रखे हैं, पर ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल
या लैंड पे रहने वाला है, सॉइल में रहता है, तो यकीनन उसके यहाँ कौन कौन सी जो फीचर्स हैं, एक तो टू सेट्स ऑफ मसल्स हैं, टू सेट्स ऑफ मसल्स हैं, कौन से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, प्लस में इनका एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है जो फ्लूइड फिल्ड है। मसल्स के कौन से ग्रुप है, दो मसल्स के ग्रुप है, एक सर्कुलर मसल जिसकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर इलांगेशन होती है, लेंथनिंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जिसकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उसी सेक्शन के अंदर शार्टनिंग होती है और थिक होती है बॉडी। और इसी तरह से अल्टरनेट इनकी कॉन्ट्रेक्शन की अर्थवर्म के अंदर क्रॉलिंग टाइप की लोकोमोशन होती है, क्रॉलिंग टाइप की लोकोमोशन होती है। कैसे होती है, हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके जरिए हम इसको नोट करते हैं कि हाउ किस तरह से अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन होती है। जैसे ये अर्थवर्म, इस हवाले से अगर आप देखा जाए तो एक सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल हुई है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल हुई है, तो इस पार्ट के अंदर जैसे इलांगेशन हुई है, इलांगेट हुआ है पार्ट, लेंथन हुआ है, लेंथन होने के बाद इसी सेम सेक्शन के अंदर, सेम सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं, इसी सेम सेक्शन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की जब कॉन्ट्रेक्शन हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वही पार्ट शार्ट और थिक हो गया है। तो इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि सीटी और कीटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहते हैं सीटी और कीटी कहते हैं, अगर ये सीटी या कीटी ना होता तो मसल्स में जैसे कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, तो ये तो कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से सॉइल के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता और ये तो पीछे चला जाता। उसको रोकने के लिए, उसको सॉइल के साथ मजबूती से पकड़ने के लिए, ताकि मसल का एक्शन हो, इस वजह से यहाँ पे जो क्या होता है, सीटी और कीटी होते हैं, ये ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉइल को मजबूती से ग्रिप से का इनका रोल होता है या काम होता है। ये फंक्शन होगा सीटी आर कीटी का। तो ओवरऑल जैसे हम अर्थवर्म को देखें, कितने उसमें कंपोनेंट्स नेसेसरी होती हैं, लाइक उसमें सर्कुलर मसल, मसल, हरे जैसे दो मसल के ग्रुप हैं। क्वेश्चन नोट करने, जैसे सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बॉडी बिकम्स इलांगेट्स, लेंथन, और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगी तो बॉडी बिकम शॉर्ट एंड थिक। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे आपको पता है कि सीटी और कीटी का काम होता है टू एंकर द सॉइल, टू होल्ड द सॉइल, टू ग्रिप द सॉइल, उसके लिए जो सीटी और कीटी का रोल या फंक्शन होता है। अदरवाइज जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन ही होती है जिसकी वजह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। उसके बाद जैसे लोकोमोशन एंड स्नेल की तरफ आएंगे। स्नेल फाइलम जैसे मोलस्का से ताल्लुक रखता है। अगर आप मोलस्का की बॉडी को देखें, मोलस्का की जो बॉडी होती है उसके अंदर थ्री बॉडी डिवीजन होती है। एक होता है हेड फुट पोर्शन होता है, और दूसरा पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं विसरल मास कहते हैं, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और तीसरे पार्ट को कहते हैं थिन, एक डेलिकेट लेयर। फर्स्ट ईयर के टॉपिक में बता रहा हूँ आपको, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है उसके अंदर ये मौजूद है। थ्री बॉडी पार्ट्स, हेड फुट पोर्शन, विसरल मास, नंबर 3 एक थिन डेलिकेट लेयर होता है जिसका नेम होता है मेंटल, और मेंटल ही शेल सीक्रेट करता है। तो शेल कोई मोलस्का का पार्ट नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए यकीनन मौजूद है। कुछ होते हैं मोलस्क जिनमें होता है, नहीं भी होते हैं, पर हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन के हवाले से, डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं कि मोलस्क की बॉडी किस तरह की होती है। पर जो फुट होता है वेंट्रल पोजीशन पे, जैसे स्नेल के अंदर मौजूद है, वेंट्रल पोजीशन पे एक डार्सल पोजीशन होती है, दूसरी वेंट्रल पोजीशन। वेंट्रल पोजीशन पे मस्क्यूलर फुट होता है, यानी मसल का बना हुआ होता है, और उन मसल्स के अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती जाएगी, और वेरी स्लो पेस के अंदर। इवन स्नेल को कहते हैं द स्लोएस्ट लैंड एनिमल, जो होता है द स्लोएस्ट लैंड एनिमल स्नेल होता है, और उसके अंदर जो रिदमिक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती जाएगी मस्कुलर फुट के अंदर, और स्नेल जो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। पर इसको जो करेगा, जैसे सो अपने फॉइल के है जो तकरीबन म्यूकस का लेयर होता है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, और म्यूकस प्रोड्यूस करने के बाद वो सिल्क
जाता है और फॉरवर्ड स्लिपरी स्लाइमी सिक्रीशन जो म्यूकस की होगी वो से जो है शेल के नीचे यकीनन इसके अंदर जो मेंटल होगा, मेंटल के अंदर विसरल मास होगा। जैसे ये हेड फुट पोर्शन है, हेड फुट पोर्शन है तो उसमें टेंटिकल्स और आईज वगैरह मौजूद है, यहाँ पे माउथ होता है। ये पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं फुट पार्ट कहते हैं। फुट जो मस्क्यूलर इन नेचर है, फुट दैट इज मस्क्यूलर इन नेचर, मसल का बना हुआ है विद अ लेयर ऑफ म्यूकस, इसके साथ एक म्यूकस का लेयर है। तो जिस भी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ना होता है तो उसी के हवाले से जैसे म्यूकस जैसे स्लिपरी होने की वजह से क्या होगा कि ये इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और ये स्नेल जो है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और बढ़ता क्यों जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जो है फुट के अंदर मसल्स है। फुट के अंदर अगर मसल्स को देखा जाए तो अल्टरनेट रिदमिक पैटर्न के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह से वेरी स्लो पेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो आगे ये जो है बढ़ता जाएगा। और प्लस में जैसे आपको पता है म्यूकस जो होती है स्लिपरी स्लाइमी सिक्रीशन होती है, इसको फैसिलिटेट करती है ताकि ये जो है स्लिप होके आगे की तरफ बढ़ता जाए। ये मस्क्यूलर फुट है, मस्क्यूलर फुट है। मस्क्यूलर फुट की मदद से जैसे ये जैसे मूव करता है। और ये फुट की पोजीशन जो होती है वो वेंट्रल होती है। वेंट्रल की मीनिंग होती है बॉटम पे होता है। तो जैसे ही स्नेल गुजरेगा तो पीछे आखिर में एक निशान रह जाता है। जैसे डेजर्ट्स में अगर गाड़ियां वगैरह चलती हैं तो उनके टायर्स के निशान रह जाते हैं, इसी तरह से जिस जमीन पे स्नेल गुजरेगा और पीछे एक शाइनी ट्रैक्ट रह जाता है। ट्रैक्ट की मीनिंग होती है रास्ता, पाथ होता है, एक शाइनी ट्रैक्ट रह जाता है। ये शाइनी ट्रैक्ट कैसे बना है? ये शाइनी ट्रैक्ट बना है इस म्यूकस की सीक्रीशन की वजह से। म्यूकस जब यहाँ पे रिलीज हो रहा था और ये अर्थवर्म सॉरी स्नेल आगे जा रहा था तो उसमें एक निशान रह गया। कैसा निशान होता है? कैसा निशान होता है? जिस तरह से इस निशान की जैसे इलस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि हाउ किस तरह से ये शाइनी ट्रैक्ट रहता है। जैसे ये स्नेल है, स्नेल आगे की तरफ मूव कर रहा है और इस तरह से ये जो निशान होते हैं डिसकंटिन्यूअस म्यूकस ट्रेल, ट्रेल ट्रैक रास्ता, ट्रैक्ट जो पीछे रह जाता है, शाइनी ट्रैक्ट रह जाता है, शाइनी ट्रैक्ट। ये एक क्लू होता है, निशानी, यहाँ से स्नेल गुजरा है उसके लिए एक म्यूकस का एक ट्रेल ट्रैक का रास्ता रह जाता है जहां कहीं भी जैसे स्नेल गुजरता है। तो स्नेल का ये जो पोर्शन है इसमें ये सेम कहते हैं मस्कुलर फुट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मसल्स होती हैं, इसके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से मूवमेंट होगी इसमें। और म्यूकस सिल्प क्लियर होता है तो इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। और पीछे की भी क्वेश्चन नहीं है इतने कि जैसे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फ्रंट टू रियर एंड। फ्रंट किससे कहते हैं? आगे वाले हिस्से को। रियर किससे कहते हैं? पीछे वाले हिस्से को। जैसे स्नेल जैसे मूव करता है तो फ्रंट एंड उससे लेकर रियर एंड पीछे तक जितनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती जाएगी। और इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कौन फैसिलिटेट करता है? स्लाइमी सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस ग्लैंड पोर्ड इन फ्रंट ऑफ द फुट। फिर क्या होगा? ये जो है यकीनन स्नेल है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और स्लिपरी जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। आखिर में क्या रह जाता है? आखिर में एक शाइनी ट्रैक रह जाता है, वो एक निशान होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ से स्नेल गुजरा है। कल हम देखेंगे। जाओ ना, जाओ ना बेटा।